3 months के अंदर टमाटर 97% इजाफा, आलू 76% इजाफा, अदरक 54% इजाफा, चावल 20% इजाफा, मसूर की दाल 21% इजाफा, जो मसाला जात हैं, जो स्पाइसेस हैं, उसमें 58% इजाफा। उसके बाद जो होलसेल प्राइस है मसाला जात की, उसमें 77% इजाफा। आटा इस रिपोर्ट के मुताबिक आटा जो है वो 20 किलो का तोड़ा, आज जो 20 किलो का आटे का बैग है वो इसके मुताबिक 900 रुपए 20 किलो का आटा है, लेकिन ये 1100 रुपए हकीकी इसकी कीमत है 20 किलो आटे की। और यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जो 900 रुपए का आटा जो इसमें दर्ज है, उसके मुताबिक जो बेचा जाता है वो जानवरों को डालने के काबिल है, वो आटा उसमें मिलावट है। और मैं पाकिस्तान की आवाम को बता रही हूं कि जो 900 रुपए का यूटिलिटी स्टोर पे आटा है वो जानवरों को डाला जा रहा है। और 1100 रुपए आटा 20 किलो आटा इस वक्त बेचा जा रहा है। और जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 2018 में 35 रुपए किलो आटा, और जिसकी कीमत 70 रुपए 75 रुपए इस वक्त पाकिस्तान की आवाम दे रही है। और उसके साथ साथ जो दूध है 25% इजाफा, अंडे 38% इजाफा, चीनी की कीमत 53 रुपए 2018 में, 53 रुपए 2018 में, और इस वक्त इस रिपोर्ट के मुताबिक 95 रुपए 95 रुपीस अ किलो, और असल कीमत 110 रुपए पाकिस्तान की आवाम इस वक्त अपनी जेब से दे रही है। क्योंकि जब चीनी चोरों को भेज दिया जाए रात के अंधेरे में चार्टर जहाज पे करके, चीनी चोरों को लॉन्डर कर दिया जाए, मुल्क से बाहर भगा दिया जाए, चीनी माफिया के आगे घुटने टेक लिए जाएं, तो उस वक्त 110 रुपए चीनी मुल्क में बिक रही है। उसके साथ साथ जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो दाल है, जो दालें हैं उसमें लोबिया की दाल 42% इजाफा, मूंग की दाल 45% इजाफा, वेजिटेबल ऑयल 25% इजाफा। और इसके साथ साथ जो रूरल दही इलाकों में जो इन्फ्लेशन इस वक्त इस रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो 3 महीने में इजाफा हुआ है वो 15.8%। इस वक्त जो दही इलाकों में फूड आइटम्स की इन्फ्लेशन है वो 15.8% है। और इसके साथ साथ जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो शहरी इलाके हैं, उसमें इस वक्त इन्फ्लेशन जो फूड आइटम्स की है वो 12.4% है। तरक्की की शरह 2018 में 5.3%, और इस वक्त तरक्की की शरह इस रिपोर्ट के मुताबिक -0.4, जो कि फज्ड है। और हम चैलेंज कर चुके हैं जब इनका अमाल नामा 2 साल का पेश कर रहे थे, जो ये बदलेंगे, ये अगले महीने में इसको भी बदलेंगे, लेकिन हम इसके मुताबिक चलते हैं। और उसके बाद इन्फ्लेशन जो कि 2018 में 3% और आज 13% इजाफा। और मैं पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहूंगी कि जिस वक्त मैं सिर्फ जून 2020 तक के जो ये 3 महीने की आपके सामने रिपोर्ट रखी है, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसको छोड़ते हुए अगर सिर्फ 2018 मई और जून 2020 का मुआवजा कर लिया जाए तो चीनी 53 रुपए और आज चीनी 110 रुपए, व्हीट फ्लावर 360 रुपए 10 केजी और आज 544 रुपए। पल्स जो है मसूर की दाल जिसको बोलते हैं, वो मई 2018 में 113 रुपए की 1 किलो और आज 174 रुपए की जून 2020 में। मूंग की दाल 114 रुपए 2018 में और मूंग की दाल 303 रुपए 2020 में नए पाकिस्तान में। माश की दाल 148 रुपए 2018 में और 206 रुपए 2020 में। आलू, मैंने पहले जिस तरह आपको बताया कि आलू की कीमत में 76 रुपए 3 महीनों में इजाफा, 76% 3 महीनों में इजाफा। अदरक में 54%, टमाटर में 57% इजाफा,
सब्जियों के अंदर औसतन इजाफा 47% इजाफा इन 3 महीनों में। और जो मैं आपको जून के फिगर्स बता रही हूं उसमें वेजिटेबल घी 148 रुपए और नए पाकिस्तान में वेजिटेबल घी 206 रुपए। आलू की कीमत 2018 मई में 27 रुपए और आज नए पाकिस्तान में 71। बासमती जो मैंने आपको पहले बताया कि 75 रुपए 2018 में चावल बासमती और आज जून 2020 में 101 रुपए। दूध की कीमत 84 रुपए 2018 में और 113 रुपए 2020 जून में नए पाकिस्तान में। एग्स अभी मैं जून तक की बता रही हूं, ये मैंने जो आप लोगों को पहले बता दिया वो इजाफा इसके अलावा है। उसके बाद अंडे की कीमत 1 दर्जन 92 रुपए 2018 मई में और आज जून 2020 नए पाकिस्तान में 125 रुपए दर्जन। और मैं ये वो 3% इजाफा हो चुका है ना, मैंने आपको बता दिया। प्याज जो है वो मई 2018 में 29 रुपए का 1 किलो और आज 65 रुपए का 1 किलो। जो टमाटरों की कीमत है वो 2018 में 1 किलो 31 रुपए की और जून इस 3 महीनों की इंक्रीज के अलावा 31 से 70 रुपए टमाटर की कीमत 1 किलो। और ये आपको बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये सब चीजें जो चार्ट हैं वो आपको पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट इनका अमालनामा पेश करता है और जिसके अंदर तमाम चीजें दर्ज हैं। और बहुत ही मुख्तसर मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि ये रूरल और अर्बन सेंटर्स की इन्फ्लेशन के अलावा ये जो चार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर जो इन्फ्लेशन है वो तमाम आइटम्स की लिखी हुई है जिसमें फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स हैं। अल्लाह ताला जब जिसकी नीयत पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना ना हो, जिसकी नई नीयत मईशत ठीक करना ना हो, कैपेसिटी ना हो, कैपेबिलिटी ना हो, अहलियत ना हो, उसके हाथ में अल्लाह ताला भी बरकत नहीं डालता। और इसके अलावा जो नॉन फूड आइटम्स हैं जिसमें क्लोथिंग है, फुटवेयर है, हाउसिंग है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है और आज गैस की कीमत, लोकल गैस की कीमत LNG से ज्यादा है। 150 से 175% इजाफा 2 साल में गैस में और बिजली के बिलों में 70% इजाफा 2 साल में। और उसके अलावा जो हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस के मैंने आपको आइटम्स बताए, फर्निशिंग एंड हाउस होल्ड का मैंने आइटम बताया आपको। हेल्थ, दवाइयों में सिर्फ दवाइयों के अंदर आज 400% से 500% इजाफा है मुख्तलिफ दवाइयों का अगर आप अदादोशुमार ले लें और सिर्फ 92 दवाइयों में 262% इजाफा सिर्फ एक हफ्ते के अंदर एक साइन के लिए के साथ हुआ। उसके अलावा जो एजुकेशन है कोई ऐसा आइटम नहीं है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, हेल्थ है, फर्निशिंग एंड हाउस होल्ड है, कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसके अंदर इन्फ्लेशन इंक्रीज ना हुई हो। कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसके अंदर महंगाई बढ़ी ना हो। यह पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है। और उसके अलावा जैसे मैंने पाकिस्तान की आवाम के सामने ये दादो-शुमार रखे और मैं चाहती हूं कि आप लोग भी, लेकिन जब आप सौदा लेने जाते हैं, जब आप ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं तो आपको इस रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। इस रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस वक्त आपकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है और उसको डिफ्लेक्ट किया जा रहा है। उसको एक तरह से मसनूई बयानिया बनाकर, पहले करप्शन का 2 साल बयानिया, उसके बाद जो अब एक नया बयानिया गद्दारी का, क्योंकि असल डाका डाला पाकिस्तान की आवाम की जेब पर जा रहा है और खुद चोरी करके, माफिया के आके घुटने टेक कर आज पाकिस्तान की आवाम को यह सजा दी जा रही है। और उससे बड़ी खबर एक और जो मेरी बस मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगी और मेरी चैनल से दरखास्त है कि ये जरूर प्लीज पाकिस्तान की आवाम को दिखाएं। आपको याद होगा कि इन नलायक टोलों ने और कराए के तर्जुमानों ने शहबाज शरीफ पर एक इल्जाम लगाया था जो कि इन्होंने प्लांट कराई थी स्टोरी डेली मेल यूके में, डेविड रोस्ट एक सहाफी है उनके जरिए, कि डिफेड का पैसा शहबाज शरीफ खा गए, जलजले का पैसा खा गए, एजुकेशन का पैसा खा गए।
वो अदालतों में तो सबूत पेश नहीं किए, और जहां शहबाज शरीफ ने मुकदमा किया है वहां से भी फरार हासिल है। इधर वो जो 10 अरब की हरजाना है, 10 अरब का इल्ज़ाम है, वहां से फारिग। मुल्तान मेट्रो पे ऊपर इल्ज़ामात, वहां से फारिग, वहां भी मफरूर हैं। सब अदालतों में मफरूर, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट। तो रट गए पाकिस्तान की आवाम को करप्शन के स्कैंडल्स। आटा चीनी चोरी का स्कैंडल, गैस बिजली चोरी का स्कैंडल, दवाइयों की चोरी का स्कैंडल, वो एक तरफ। ये रिपोर्ट द ग्लोबल फंड, ये मैं आपको दूंगी, द ग्लोबल फंड रिपोर्ट, उसने पाकिस्तान को एडिशनल सेफगार्ड पॉलिसी में डाल दिया, और उस एडिशनल सेफगार्ड पॉलिसी के मुताबिक $271 मिलियन, जो कि एड्स, टीबी, पोलियो, मलेरिया की मद में, इन बीमारियों की रोकथाम में द ग्लोबल फंड पाकिस्तान को देता था, और आज वो फंडिंग बंद कर दी गई है। और खत लिखा गया है ग्लोबल फंड की तरफ से इस सिलेक्टेड नालायक नाअहल हुकूमत को। ये है वो लेटर जो अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा, जो पाकिस्तान की हुकूमत को इन्होंने लिखा है। और ये है वो एडिशनल सेफगार्ड पॉलिसी, जिसके तहत पाकिस्तान में अब ये फंडिंग बंद हो चुकी है। और इल्जाम लगाते थे शहबाज शरीफ पे, जिसकी तरदीद यूके की गवर्नमेंट ने संडे के दिन सुबह कर दी। मुल्तान मेट्रो का इल्जाम लगाया, जिसकी तरदीद चाइनीज गवर्नमेंट ने कर दी। और इस सेफगार्ड पॉलिसी के तहत ये जो रोकथाम है टीबी की, मलेरिया की, पोलियो की, इसमें ये फंडिंग आज पाकिस्तान की बंद हो गई है। और क्यों बंद हुई है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं पढ़ना चाहती हूं पाकिस्तान की आवाम के सामने कि सेफगार्ड पॉलिसी में पाकिस्तान को इसलिए डाला गया है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नंबर 1 जिस मुल्क में हो, नंबर 2 लैक ऑफ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कि जो फंड दिया जाए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी यूटिलाइजेशन में शफाफियत नहीं है, वो सूबों को मुंतकिल शफाफ तरीके से भी नहीं हो रहा। तीसरी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉड, मिसयूज ऑफ ग्लोबल फंड and financing and other funds. Recent or ongoing conflict limiting capacity for the country coordinating mechanism, कि जो सूबे हैं उनको जब ये फंड ग्लोबल फंड देता है तो उसकी मुंतकिली में शफाफियत नहीं है। इसकी वजह से आज इस खत के जरिए ग्लोबल फंड ने पाकिस्तान को एडिशनल सेफगार्ड लिस्ट में डाल दिया। बात यहां खत्म नहीं होती। बात यह है कि इसकी झूठ का पलंदा लेकर सेक्रेटरी हेल्थ जिनीवा जाते हैं, वहां भी इसी करप्ट टोले के झूठों की वजह से एक दफा फिर पाकिस्तान को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और उनको वापस भेज दिया जाता है। और उनको कहा जाता है कि जब तक ये 4 चीजें आपकी हुकूमत नहीं करेगी, शफाफियत, मिसयूज ऑफ फंड्स, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फ्रॉड, सेटिस्फिकेशन जब तक नहीं होगी ग्लोबल फंड की, तब तक ये फंड नहीं आएगा। और उसके बाद एक खत लिखा जाता है सेक्रेटरी हेल्थ की तरफ से वापस आकर, जब मुल्क को रुस्वा कर दिया। एक तरफ आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका कंप्लीट कोलैप्स है, सकूते कश्मीर हो चुका है। दूसरी तरफ जब आप दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, वो झूठ, करप्ट टोला, तो उसके बाद ये फंडिंग रोक दी जाती है। पोलियो के केसेस में जो इजाफा है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। एड्स के ऊपर जो इजाफा है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। पोलियो, टीबी, आज जो फॉरेन असिस्टेंस पाकिस्तान में आ रही थी, इस मद के अंदर ग्लोबल फंड के जरिए वो इनकी करप्शन, ये मैं नहीं, एक दफा फिर मैं बताना चाहती हूं, ये मैं नहीं कह रही, ये मुस्लिम लीग नून नहीं कह रही, ये ग्लोबल फंड कह रहा है इस खत में, इस रिपोर्ट में उसकी वजह बता रहा है।
तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हुकूमत की तरजीह पाकिस्तान की आवाम नहीं है। हुकूमत की तरजीह ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये मईशत की तबाहाली नहीं है। हुकूमत की तरजीह पाकिस्तान में हस्पतालों, स्कूलों की नहीं है। हुकूमत की तरजीह पाकिस्तान में इन बीमारियों की रोकथाम नहीं है, इस करप्शन को रोकना नहीं है। हुकूमत की तरजीह हर मुखालिफ आवाज को बंद कर देना है, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना है, नवाज शरीफ को वापस लाना है, मरियम नवाज को गिरफ्तार करना है, शाहिद खकान को गिरफ्तार करना है, राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करना है। क्योंकि राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, साद रफीक, शाहिद खकान, एहसन इकबाल, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ ये क्या बात करते हैं कि महंगाई 3% से 13% कैसे हो गई? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का अमालनामे का जवाब दें। गैस आज किस तरह, लोकल गैस जो है वो LNG से महंगी है, किस तरह 150, 175, 200% इजाफा हो गया। बिजली की कीमत में कैसे आज 50% इजाफा। सर्कुलर डेट की बात होती थी, इन्फ्लेशन की बात होती थी। जब वजीर आजम चोर होता था उस वक्त ये अदादोशुमार होते थे। अब वजीर आजम डाकू है, इसलिए पाकिस्तान की आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। इसलिए आज माफियाज की जेबें भरी जा रही हैं। इसलिए आज चोरों को चार्टर जहाज करके बाहर भिजवाया जा रहा है। इसलिए आज झूठा मसनूई बयानिया बनाकर करप्शन का बयानिया मुस्तरद, ये बंदे गिनते हैं। पता करो मुस्लिम लीग नून के लाहौर के जलसे में कितने बंदे थे। वो बंदे आपको सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं। आप दफ्तरों में बैठकर वीडियो मैसेजेस करते हैं। आप में इतनी जरूरत नहीं कि आप बाहर जाकर पाकिस्तान की आवाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अपने हलकों में जाएं, बंद कमरों में बैठकर बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड रखकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। और ये मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूं कि अब ऑपोजिशन, मुत्तहिदा ऑपोजिशन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फोरम के जरिए ये जो अदादो शुमार हैं, इन नलायकों, चोरों, करप्ट टोले को घर भेजकर ये वापस 2018 के अदादो शुमार इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुत्तहिदा ऑपोजिशन, पाकिस्तान की आवाम को ये रिलीफ दिलवा कर रहेगी। पाकिस्तान में वापस सीपैक बंद नहीं होगा, बल्कि सीपैक की फंडिंग और सीपैक के मंसूबे दोबारा चलेंगे। पाकिस्तान की आवाम को रोजगार दोबारा मिलेगा। पाकिस्तान की तरक्की दोबारा 6% पर जाएगी और उससे ज्यादा जाएगी। पाकिस्तान के गरीब आवाम को रोजगार मिलेगा। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को बिजनेस मिलेगा। ये कहते थे कि कंस्ट्रक्शन के शोबे को तरक्की दी जा रही है। आज ये अदादो शुमार पढ़ें, कोई ऐसा इनपुट प्राइसेस नहीं है जो कमी वाकया हुई हो जिसकी कीमत में, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो कोई भी ऐसी इनपुट प्राइस हो, आज सब प्राइसेस महंगाई की तरफ हैं। इसलिए ना हम ये गद्दारी के नैरेटिव से डरने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जानती है कि एटमी कुव्वत किसने बनाया और सकूते कश्मीर किसने किया। पाकिस्तान की आवाम जानती है कि मुल्क में सीपैक कौन लाया और सीपैक के मंसूबों को किसने रोका। पाकिस्तान की आवाम जानती है कि किसने 6% की तरक्की इस मुल्क को दी, मईशत को ठीक किया। 11,000 मेगावाट की बिजली जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में बनाकर गई, आज वो बिजली इनसे सस्ती पाकिस्तान की आवाम को नहीं दी जाती। आज वो बिजली की चोरी इनसे नहीं, इन चोरों से रोकी जाती। जो मंसूबे हम बनाकर देके गए वो मंसूबे इनसे चलाए नहीं जाते। जो मंसूबे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनाकर गई नवाज शरीफ की क़यादत में, आज उन मंसूबों पर तख्तियां लगाते हैं। आज उन मंसूबों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं। आज उन मंसूबों के ऊपर ट्वीट्स करते हैं। इनको तो इस बात पर भी शर्म नहीं आती। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बंदे गिने, आप बताएं काबीना को किस पे नैब का केस बनाना है, किसकी जबान बंदी करनी है, मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार करना है, किस टीवी चैनल की स्क्रीन बंद करनी है, किसकी आवाज बंद करनी है, किस जर्नलिस्ट पे गद्दारी का पर्चा करना है, किस सियासतदान पे कौन सा गद्दारी का इल्जाम लगाना है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि आज जिसके घर में रोटी नहीं है,
آج جس کے گھر میں دوائی نہیں ہے, آج جس کے گھر میں روزگار نہیں ہے, آج جس کی معیشت تباہ ہے, آج جس کا بزنس بند ہے, آج جس پاکستان کی عوام کی گھروں کا کرایہ دیا نہیں جا رہا, بسوں کا کرایہ, ٹرانسپورٹ کا کرایہ, آپ نے پورا ملک, آپ نعرے لگاتے تھے کنٹینر پر کھڑے ہو کر, آپ نے پورا ملک منجمد کر دیا ہے. پہلے کنٹینر پر بیٹھ کر اور اب وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. لیکن ہم ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون میں وہ کیپیسٹی بھی ہے. یہ اب وہ لوگ بھی جان گئے ہیں جو اس ڈرامے, اس تماشے اور اس فراڈ میں جو پاکستان تحریک انصاف نے بے وقوف بنایا, وعدہ کیا, کبھی 100 دن, کبھی 90 دن, کبھی 500 دن, کبھی 10 دن, کبھی 20 دن, کبھی 50 دن, کبھی 60 دن, کسی پہ 200 ملین, کسی پہ 400 ملین, کسی پہ 10 بلین, کسی پہ 100 ملین, کبھی 22 کروڑ, کبھی 10 کروڑ, کبھی 1 کروڑ. یہ الزامات اب پاکستان کی عوام نہیں مانتی اور نہ مانے گی. بہت شکریہ. آپ کے پاس اجلاس کے دوران اکثریت تھی, آپ بہت کردار ادا کر سکتے تھے, نہیں کیا. آپ پاکستان کی عوام, پاکستان تباہ ہو رہا ہے, پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن مسلم لیگ نون اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں صرف تماشا دیکھ رہی ہیں کہ عوام کو مزید تباہ کر کے آپ کی اس کا ذمہ دار بھی بنے گی. بالکل نہیں جی, نہ تماشا ہم نے کبھی دیکھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تو ملک کے اندر 19 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. ہم بھی اس نیب کے قانون کے ذریعے سیاسی مخالفین کو بند کر سکتے تھے, ہم بھی یہ سیاسی انتقام کی ہر طرح کی کوشش کر سکتے تھے, لیکن اس وقت ترجیحات, نہ ہمارا یہ مقصد تھا, نہ ہمارا یہ نیت تھی, نہ نواز شریف کی ترجیح, صرف پاکستان کی عوام تھی جس کا ووٹ لے کر نواز شریف صاحب آئے تھے. اور اس وقت 19 گھنٹے لوڈ شیڈنگ اور اب 13,500 میگا واٹ بجلی سسٹم میں نہ صرف ڈالی بلکہ پاکستان کی عوام تک پہنچائی. دہشت گردی کے بات تو سن لیں نا, دہشت گردی کے واقعات ہر روز ہوتے تھے. جب 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تو انٹرنیشنل فگرز اور ڈیٹا کے مطابق 92% کمی دہشت گردی میں آئی, اور کس طرح کراچی سے لے کر پورے پاکستان میں امن قائم ہوا. معیشت جو تھی اس وقت کیا حال تھا, 3% ترقی کو 6%, 5.8% پر لے کر گئے. مہنگائی کا عالم کیا تھا, اس کو 3% پر لے کر آئے. روڈ نیٹ ورکس بنائے, پاکستان کی اکائیوں کو ملایا, ہسپتال بنائے. شہباز شریف جس کو آج گرفتار کیا ہوا ہے, اس جیسا ہسپتال نہیں, اس جیسے ہسپتال, نئے ہسپتال کا ایک کمرہ خیبر پختونخوا میں دکھائیں. جو 4 میٹرو شہباز شریف نے بنائی, ویسی ایک میٹرو کا ایک ڈبہ BRT پشاور کا بنا کر دکھائیں. 120 ارب کے کھڈے کھود کے آپ آ گئے, ادھر 4 میٹرو بنی اسی دورانیے میں, اگر آپ اسلام آباد اور راولپنڈی کی میٹرو کو چھوڑ دیں. اس لیے ہماری ترجیحات آج کل بھی پاکستان کی عوام تھی اور آج بھی پاکستان کی عوام ہے, اور انشاءاللہ اس نالائق ٹولے سے چھٹکارا حاصل کرا کے دم لیں گے. چلے آپ کر لیں. میڈم یقیناً مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے بینگ پاکستانی کے یہ جو غداری کا بیانیہ انہوں نے شروع کیا ہے, ایک بہت ہی غلط بات ہے. لیکن اگر دیکھا جائے محمود خان اچکزئی, الطاف حسین اور اسفندیار ولی خان وہ بھی اسی نیشنل پالیٹک کا حصہ تھے اور ان پر غداری کے ٹپے لگتے رہے. آپ لوگ اس وقت خاموش رہے, کیا آپ لوگ بھی ان کو غدار سمجھتے تھے یا خاموشی کی وجہ کیا؟ دیکھیں میں نے پہلے جی میڈم آپ یہ بتائیے کہ یہ غداری اور حب الوطنی کے جو سرٹیفکیٹ ہیں یہ آج سے تقسیم نہیں ہونا شروع ہوئے, یہ 85 سے ہونا شروع ہوئے, جس میں مسلم نون بھی رہی ہے, پارٹی اقتدار میں رہی, دو ہی پارٹیاں رہی, یا قافلی کو مشرتا کا دور آیا, تو یہ 85 کا سے بیانیہ شروع ہوا ہے غداری کا اور حب الوطنی کا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب جماعت آپ کی احتجاج پہ اتر آئی ہے, سڑکوں میں بھی آنا چاہتی ہے, تو گزشتہ سال احسن اقبال کی قیادت میں تنظیم سازی کی ایک کمیٹی بنی, تو تنظیم سازی کا کام کہاں تک پہنچا ہے؟ جی میں نے جیسے پہلے کہا کہ دیکھیں پاکستان کی سیاست کو 2013 میں نواز شریف کہاں لے کر آیا کہ خیبر پختونخوا میں جو پاکستان تحریک انصاف نے حکومت بنائی وہ نواز شریف کے محرون منت تھی. سیاسی میچورٹی کو نواز شریف اس جگہ کے اوپر لے کر آیا کہ جہاں بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنا سکتی تھی, لیکن نواز شریف نے کہا کہ جہاں اکثریت جس پارٹی کی ہے وہاں اس کی حکومت بننی چاہیے کیونکہ یہ جمہوریت کو تقویت دے گا. تو جو سیاست ہے, جو ڈیموکریسی ہے, انفارچونیٹلی 72 سال میں وہ سٹنٹڈ رہی, لیکن نواز شریف نے اس جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے
ہر پارٹی کو اس کی اکثریت کے مطابق ہر صوبے میں حکومت بنانے کا موقع دیا، تو سیاست کی میچورٹی یہاں پر آئی۔ لیکن اب دوبارہ سے 1985 جس کا آپ نے ذکر کیا، یا اس کے بعد یا اس سے آپ نے پاکستان کو واپس وہاں لے کر جانا ہے۔ اور یہ میں نے پہلے کہا، غداری کا جو نیریٹو ہے وہ صرف تب آتا ہے جب آپ کو سیاسی قائدین یا سیاسی رہنماؤں یا سیاسی لوگوں کے بارے میں اور کوئی چیز نہیں ملتی۔ یہ تو کرپشن کہتے تھے، یہ تو 200 ملین، 400 ملین، 500 ملین، 600 ملین کے الزامات لگاتے تھے۔ جب ان کو کچھ نہیں ملا تو غداری کا سرٹیفکیٹ۔ میں اس کی مذمت کرتی ہوں، اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس بیانیے کو، اس خطرناک بیانیے کو بند کریں، کیونکہ اس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے ملک کی سیاست کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، لیکن جب کرائے کے ترجمان ہوں گے، جب سیاسی لوگ ہی آپ کی ترجمانی نہیں کریں گے، جب پاکستان کی عوام کی ترجمانی ان کے ریپرزنٹیٹیوز نہیں کریں گے، وہ لوگ جو بریف کیس اٹھا کے اس ملک میں آئے ہیں اور بریف کیس اٹھا کے اس ملک سے چلے جائیں گے، وہ کہاں ہے آج صحت کا وزیر جس نے کرونا میں بیڑا غرق کر دیا ملک کے اندر؟ وہ بریف کیس اٹھایا، وہ چلا گیا۔ اسی طرح باقی لوگ بھی چلے جائیں گے۔ تو وہ لوگ جو پاکستان کی عوام کی ترجمانی نہیں کرتے، پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئے ہوتے، آج آپ دیکھیں ترجمانی کون کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے کمروں سے باہر نہیں نکل سکتے، جو لوگ اپنے گھروں سے باہر، شاید اپنے کمرے سے بھی باہر نکلے تو گھر والے نہ جینے دے، وہ لوگ ترجمانی کر رہے ہیں جو پاکستان کی عوام کی ریپرزنٹیشن نہیں کرتے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ اس وقت وہ لوگ غداری کے سرٹیفکیٹس دے رہے ہیں جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا را پاکستان کی سیاست کو واپس اس خطرناک کھیل سے نہ کھیلیں۔ آپ پاکستان کی عوام کو آٹا، روٹی، چینی، چاول، روزگار مہیا کریں، ملک کو ترقی دیں، ملک کی معیشت ٹھیک کریں۔ آپ کو پاکستان کی عوام کی ریلیف کا اور پاکستان کی عوام کو اس سزا سے مت گزاریں۔ یہ آپ کے اعمال نامے اس وقت چھپ رہے ہیں، آپ کی اپنی آفیشیل ویب سائٹس کے اوپر چھپ رہے ہیں، جو آج پاکستان کی عوام کے جیب پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اس پر بیان دیں صبح کہ آج کابینہ کی میٹنگ میں چینی جو ہے اس کو 50% کم کرنے کا تجویز دی گئی، گیس کو کم کرنے کی تجویز دی گئی، آٹے کو کم کرنے کی تجویز دی گئی، دالوں کو کم کرنے کی تجویز دی گئی، روٹی کو کم کرنے کی تجویز دی گئی۔ شہباز شریف، نواز شریف، یہ پاکستان خدا کے لیے اس چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرا خیال ہے اب آپ کے پاس وقت ختم ہو چکا ہے۔ دوسرا کیا تھا؟ احسن اقبال صاحب اور مسلم لیگ نون جنرل سیکرٹری احسن اقبال صاحب کی تنظیم سازی ہماری مکمل ہو چکی ہے، ہمارے عہدیداران اناؤنس ہو چکے ہیں، اور جہاں مکمل ابھی نہیں ہوئی، جو نیچے ڈسٹرکٹ لیول ہے، اس میں بھی کچھ شہروں میں، باقی پنجاب کی، سندھ کی، خیبر پختونخوا کی، بلوچستان کی ہماری تنظیم سازی، بلوچستان کے کچھ عہدیدار رہ گئے ہیں، لیکن آلموسٹ 90% سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اور اب جو پاکستان ڈیموکریٹک فورم بنا ہے ڈیموکریٹک موومنٹ کا، اس میں آپ نے دیکھا کہ کل فضل الرحمان صاحب کو الیکٹ بھی کیا گیا، اور جو سوشل موبلائزیشن ہے وہ اسی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی سوشل موبلائزیشن اسی پارٹی کی تنظیم سازی کی وجہ سے آج کامیابی، جو لاہور نے کل جواب اور لاہور نے کل سلام پیش کیا ہے شہباز شریف کو، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے کبھی NRO نہیں مانگا، تو محمد زبیر صاحب کو آپ بار بار جو ہے کیوں بھیجتے تھے؟ کیا وہ NRO نہیں تھے؟ دیکھیں، یہ آپ کے پاس میرا خیال ہے سوال ختم ہو گیا، لیکن میں جواب دوں گی۔ آپ کو محمد زبیر صاحب نے خود بتا دیا کہ ان کی رفاقت ہے، ان کے تعلقات ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ، اور وہ ملتے رہتے ہیں، لیکن اس میٹنگ کو، اس کے سلیکٹیو ان چیزوں کو لیک کرنا میرے خیال میں غیر اخلاقی تھا، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا جو کہ ہوا۔ لیکن یہ کوئی پہلی ملاقات نہیں تھی، اور یہ وہ واضح کر چکے ہیں خود، اور DGISPR نے بھی یہ بات کی ہے کہ ان کو نواز شریف اور مریم نواز نے نہیں بھیجا تھا، اور نہ وہ کسی ذاتی مقصد کے لیے وہاں گئے تھے، یا کسی سیاسی مقصد کے لیے وہاں گئے تھے۔ میں اس پر صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ
सियासी जलजला अब सिर्फ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़रिए इस मुल्क की आइनी, कानूनी, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स जो मुअत्तल हैं इस वक्त मुल्क में, मैंने जैसे कल कहा था, उसको वापस करने के लिए जो मीडिया का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको वापस लाने के लिए अब सिर्फ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़रिए आएगा। मैडम, ये फरमा दीजिएगा कि मुस्लिम लीग नून इस चीज़ को कोई गौर कर रही है कि जी, कल मौलाना साहब तमाम जमातें मौजूद थी, जो सरबराहान का वर्चुअल मीटिंग थी, उसमें मौलाना साहब को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सदर मुंतखब कर लिया गया है। मेरे ख्याल में इसके बाद ये क्या असर आई हैं, और मीटिंग्स होती रहती हैं। मीटिंग्स जो है वो सियासी जमातें एक दूसरे के साथ करती रहती हैं। इसको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में खुदा न खास्ता किसी किस्म का कल ऐलान भी हुआ, एलानिया भी जारी हुआ कि उनको सदर मुत्तफ़िका तौर पर यूनानिमसली वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर होंगे और इंशाल्लाह उसको लीड करेंगे, जो रोटेशनल बेसिस पे होगा, और उसकी मुद्दत कितनी रोटेशन की होगी वो 5 अक्टूबर को उसका तयन किया जाएगा और उसके ढांचे का ऐलान किया जाएगा। मैम, ये फरमा दीजिएगा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून इस चीज़ पर कोई गौर कर रही है? क्योंकि कोई भी तहरीक हो जब मुल्क की क़यादत ना हो तो वो तहरीक उस तरह तवानात नहीं चल सकती। और इसी के साथ जो नून लीग के कुछ लोगों को शोकास नोटिस जारी किए गए हैं कि नून लीग में कोई धड़ेबंदी की जो खबरें आ रही थी, उस चीज़ को रोकने के लिए ये शोकास नोटिस जारी। देखिए, मुस्लिम लीग नून अगर तारीख में कभी भी इतनी ज़्यादा मुत्तहिद, मजबूत और ताकतवर अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान की आवाम के जो जज्बात हैं आज है, और ये जो लोग बातें करते हैं धड़ाबंदी की, कभी कोई बात कही, ये वो हारा व नाकाम बयानिया है जिसका सहारा लिया जाता है। और इस सहारे से बेहतर है, इस नाकाम बयानिए से बेहतर है कि पाकिस्तान के अवाम के रिलीफ का बंदोबस्त करें, लेकिन जो आप में ना अहलियत है, ना काबिलियत है और ना किसी किस्म की नीयत है।